हेलो गाइस। आज हम डेप्रिसिएशन के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन किस लिए यूज़ किया जाता है और किस तरह से इसका प्रोविज़न किया जाता है। तो हम चलते हैं और जानते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन इट इज़ डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन का मतलब है गिरावट आना हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में। जो हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू आज है, आने वाले कुछ सालों के बाद उसकी वैल्यू में जो डिक्लाइन पीरियड आता है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और इसी का ही प्रोविज़न किया जाता है ताकि हम सही समय पर हमारी एसेट को फिर से स्थापित कर पाएँ। डेप्रिसिएशन के फीचर क्या क्या होते हैं हमारे। इट इज़ डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसके ज़रिए हमारे एक तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। किस तरह से? इट इंक्लूड लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू इफ्लक्शन ऑफ टाइम, यूजेस, ऑब्सोलेंस। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस फर्म बाय ए मशीन ₹1,00,000 ऑन April 1st, 2017। इन द ईयर 2017 न्यू वर्जन, कोई नया वर्जन आ गया मशीन का, अराइव्स इन द मार्केट। रिजल्ट क्या हुआ इसका? मशीन बॉट बाय द बिजनेस फर्म बिकम आउटडेटेड। द रिजल्टेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन इज कॉज्ड बाय ऑब्सोलेंस। इसका मतलब हुआ जब समय के साथ हमारी एसेट का मूल्य कम होता जाता है उसको जो है हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और वो समय के साथ किसी भी तरह से कम हो सकता है, चाहे तो हम उसका इस्तेमाल करके भी कम हो सकता है, या फिर जैसा कि इस फर्म के केस में हुआ कि इन्होंने एक मशीन 1,00,000 रुपए की खरीदी थी, नहीं खरीदने के कुछ समय बाद ही मार्केट में उसका नया वर्जन आ गया जिसकी वजह से वो मशीन आउटडेटेड हो गई। आउटडेटेड का मतलब है क्या इस मशीन को अगर हम मार्केट में बेचने जाएंगे तो हमें 1,00,000 रुपया नहीं मिलेगा, इसकी वैल्यू हमें 1,00,000 से जो है वो कम ही मिलेगी। हो सकता है 90,000 मिले या 50,000 भी मिले। तो इसकी वैल्यू में जो गिरावट आई है वही हमारा डेप्रिसिएशन है और उसको हमें चार्ज करना होगा जितने रुपए की गिरावट आई है उस तरह से। तो डेप्रिसिएशन से क्या चीज़ होती है? एक तो डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू, इफ्लक्शन ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता जाता है, चाहे हमने उस एसिड को इस्तेमाल नहीं किया हो तब भी उसकी कीमत वो नहीं रहती। मान लीजिए अगर हम कोई ये कार आज ख़रीदते हैं, वो आज 10,00,000 की है, भले ही मैंने उसको घर की पार्किंग में खड़ा रखा है, लेकिन 1 साल बाद अगर मैं उसको बेचूंगी तो मुझे 10,00,000 नहीं मिलेंगे। तो इफ्लक्शन ऑफ टाइम के साथ उसकी वो वैल्यू नहीं मिलेगी। यूजेस, अगर हमने कोई चीज़ ली है और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करने के बाद उसकी धीरे धीरे वैल्यू घटती जाती है, तो कुछ सालों बाद जब हम उसको बेचेंगे तो उसकी कीमत में गिरावट आएगी। ऑब्सोलेंस का एग्जांपल हमने अभी बताया ही था कि जो हमारी मशीन थी वो आउटडेटेड हो गई और आउटडेटेड होते ही वो जो है मार्केट से बाहर हो गई जिसकी वजह से उसके मूल्य में गिरावट आ गई। डेप्रिसिएशन किसी भी तरह से हो सकता है, तो ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है इसमें, तो क्योंकि ये हमारी एक एक्सपायर्ड कॉस्ट है, क्योंकि हम फर्म चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें हम मशीनों का इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे, कुछ और संपत्तियों का भी इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो बिल्डिंग हो या कोई भी चीज़ हो, फर्नीचर हो, तो एक्सपायर्ड होगा। तो इसका एक रूल होता है कि इसको हमेशा हमें डिडक्ट करना चाहिए प्रॉफिट पे टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले। मस्ट बी डिडक्टेड बिफोर टैक्सेबल प्रॉफिट। तो क्या है, हमेशा हमें अगर हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना है तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही जो है वो हमारा रियल प्रॉफिट निकल पाएगा। नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश तो है ही क्योंकि हमारी संपत्ति की एसेट की वैल्यू कम हुई है, कैश का तो कोई आउटफ्लो हुआ ही नहीं है। तो हमारा इसमें क्या हुआ है, कैश का आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं है, कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने इस एसेट्स को ख़रीदने में, चाहे हमने फर्नीचर ख़रीदा हो, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी हो, तो उस पर जो हमने एक पूंजी निवेश किया था उसको धीरे धीरे अब हम घटाते जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जब वो संपत्ति हमारी पूरी ख़त्म हो जाएगी तो हमारे पास इतना पैसा जुड़ा हुआ हो कि हम वापस उसको ख़रीद पाएँ। क्योंकि ये एक्सपायर्ड कॉस्ट है तो हमें, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है तो वो कुछ इस तरह से निकाला जाएगा। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। डेप्रिसिएशन और टैक्स से पहले हमारा प्रॉफिट है 50,000। डेप्रिसिएशन हमारा इस साल लग रहा है 10,000 रुपये, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा, 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू
40,000 जो होगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। तो यानी कि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, 40,000। इससे हमें एक एडवांटेज ये हुआ कि हमें टैक्स 50,000 पे देते, अब हम कितने पर देंगे, 40,000 पे टैक्स देंगे। और वो इसीलिए देंगे क्योंकि 10,000 हमें डेप्रिसिएशन का घटाना है, ताकि उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट निकले वही टैक्सेबल हो। और हमारी जिन जिन तरह की एसेट होती है वो कुछ इस तरह की है जिस पे हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। मशीनरी है बड़ी बड़ी, अगर हम कारखाना लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, फर्नीचर लाया जाता है, एक बिल्डिंग या कारखाना बनाया जाता है, कंप्यूटर लगा रहे हैं अगर कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, कार ली हमने मान लो डिलीवरी करने के लिए, ट्रक है, वैन है, तो धीरे धीरे हमारे, जाहिर सी बात है, कार ट्रक कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे ये ख़राब होते जाएंगे, धीरे धीरे खर्चा बढ़ेगा इन पे। एक समय ऐसा आएगा कि भाई अब ये ट्रक किसी काम का नहीं है, अब हमें नया ख़रीदना पड़ेगा। तो हर महीने जो हमने डेप्रिसिएशन से पैसा काट काट के जोड़ा था, उस पैसे का हम एक साथ इस्तेमाल कर लेंगे और फिर हम नया ट्रक, वैन, बस जो भी चीज़ है उसको ख़रीदने में एबल हो पाएंगे। तो ये नॉर्मली हमारा क्या होता है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है। हिस्टोरिकल मतलब हमने कितने में ये चीज़ खरीदी थी। मैंने मशीन अगर 1 लाख की खरीदी है तो उस 1 लाख का ही मैं प्रोविज़न करूँगी। ऐसा नहीं होगा कि आज एक मशीन 10 लाख की है तो मैं 10 लाख के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाऊंगी, नहीं। अगर 1 लाख का ख़रीदा था तो 1 लाख का ही डेप्रिसिएशन मैं इस पर लगाऊंगी। तो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू होती है कि भले हमारा ये ट्रक किसी काम का नहीं है, वैन अब बेकार हो गया, बस बेकार हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो फिर भी इसकी कीमत हमें मिलेगी। चाहे कबाड़ी को ही बेचें या स्क्रैप डीलर को बेचें, तो वो जो वैल्यू मिलती है वो साल्वेज वैल्यू होती है। तो मान लीजिए हमारे पास 1 लाख का जो है हमारा ये ट्रक था और इसमें से हमें 1,000 रुपये अब मिलेंगे, तो हमें जो लगाना होगा वो कितने पर लगाएंगे हम, तो हम लगाएंगे 99,000 अमाउंट का जो होगा इसका डेप्रिसिएशन एलोकेट करेंगे, डिवीजन करेंगे, हर साल इसमें से निकाला जाएगा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय जो इसकी यूज़फुल लाइफ है, मान लीजिए 10 साल है, तो ये मैंने काट दिया हमारा। तो हमारा हर साल 9,900 रुपया जो है वो डेप्रिसिएशन का चार्ज किया जाएगा, ताकि साल के एंड तक आते आते ये हमारा ज़ीरो हो जाए। डेप्रिसिएशन से ही मिलती जुलती कुछ 1-2 टर्म्स और भी हैं जिनको हम डेप्रिसिएशन की तरह ही ट्रीट करेंगे। एक है डिप्लीशन। डिप्लीशन मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइन, क्वेरीज। जो हमारे पास, जैसे कि हमने मान लीजिए कोल माइन लिए है या कुछ एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, तो वो हम जैसे जैसे उनका इस्तेमाल करते जाते हैं उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है। तो रिड्यूस दी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल और एसिड। तो क्योंकि ये भी, इनकी भी वैल्यू में गिरावट आ रही है, तो डिप्लीशन को भी हम डेप्रिसिएशन की तरह ही चार्ज करते हैं। अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन नॉर्मली ये इंटेंजिबल एसिड्स के लिए यूज़ होता है। रेफर्स टू राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसिड लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल। ये हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन इनकी भी एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मान लो हमने पेटेंट परचेज़ करा 10 लाख का, वैलिड फॉर 10 ईयर्स। इसकी वैलिडिटी 10 साल है। 10 साल के बाद उस पेटेंट को हमें रिन्यू कराना पड़ेगा, तो इसकी यूज़फुल लाइफ कितनी हुई, 10 ईयर्स की हुई। तो मस्ट बी राइट ऑफ विद इन 10 ईयर, यानी कि 10 सालों के अंदर अंदर हमें इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। इसी तरह से कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे कितने तरह के होते हैं। वियर एंड टीयर ड्यू टू यूज़ और पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है वो चीज़ें पुरानी होती जाती है और उनकी कार्य क्षमता भी कम होती जाती है। तो वियर एंड टीयर ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ भी उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है, तो डेप्रिसिएशन हो जाता है। एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट जैसे कि अभी हमने आपको बताया ही था, जो हमारा ये कॉपीराइट था पेटेंट का, ये 10 साल का है। तो इस तरह के जो एक्सपायरेशन होते हैं लीगल राइट के, वो भी डेप्रिसिएशन का कारण है। इसके अलावा ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस में नई टेक्नोलॉजी आ गई, हमने एक मशीन ली, वो पुरानी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई थी, अब नई कोई टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से उसकी मूल्य में गिरावट आ गई। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड। मान लीजिए हमारे फैक्ट्री में हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हमने एक और मेथड ढूंढ लिया जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट हो गई, तो उसकी वजह से वो जो एसिड्स है, पुरानी एसिड्स, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई। लीगल और अदर डिस्क्रिप्शन।
लीगल तो हमारे होते हैं, ऐसे कोई भी लीगल रूप से जो है कि मान लीजिए कार ही है, आने वाले टाइम में अगर सरकार बोल दे कि आप 10 साल से पुरानी कार को स्क्रैप करना ही होगा, तो वो जाहिर सी बात है, वो उसका जो है वो डेप्रिसिएशन 10 सालों के अंदर हमें चार्ज करना ही होगा। इसके अलावा कुछ एबनॉर्मल फैक्टर होते हैं, आग लग जाए, हमारी संपत्ति उसमें जल गई, अर्थक्वेक, फ्लड, इस तरह के कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे होते हैं। अब हम इसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, यस। इसके बाद है डेप्रिसिएशन इज़ ऑल्सो चार्ज ऑन करंट एसिड, नो। डेप्रिसिएशन हमारी फिक्स्ड एसिड पे होता है जो कि नॉन करंट एसिड होती है हमारी। डेप्रिसिएशन इज़ डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसिड्स, ये दोनों के लिए होता है। टेंजिबल में मतलब आपकी फिक्स्ड भी हो सकती है, तो ये हमारी जो है टेंजिबल फिक्स्ड एसिड पे चार्ज होता ही है। द मेन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ वियर एंड टीयर कॉस्ड बाय यूजेस, मेन कॉज तो यही होता है, बाकी तो अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, कुछ भी आ गया, वो कभी कभी आते हैं, लेकिन नॉर्मली हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है, डैट मीन्स इट्स राइट। इसके बाद है डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज सो एज टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस, ऑफकोर्स ये भी सही है। डिप्लीशन टर्म इज़ यूज्ड इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसिड, नहीं, इंटेंजिबल एसिड के लिए हम अमोर्टाइजेशन यूज़ करते हैं, डिप्लीशन हम यूज़ करते हैं जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जस्ट लाइक माइन वगैरह। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स फंड फॉर रिप्लेसमेंट, येस, डेप्रिसिएशन के जरिए जो पैसा हम घटा देते हैं उस पैसे को हम जोड़ के रखते हैं ताकि जब हमें उस एसिड को पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी तो उन पैसों की मदद से उस एसिड्स को रिप्लेस कर पाएँ। इसके बाद है हमारा व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसिड इज़ हायर देन बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन इज़ नॉट चार्ज। मार्केट वैल्यू ऑफ एन, नहीं, मार्केट वैल्यू से हमें इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट से मतलब होता है, तो हम इसमें मार्केट वैल्यू से नहीं चलते, क्योंकि आज मार्केट वैल्यू अच्छी आ रही है लेकिन अगले साल कम हो गई तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा मार्केट वैल्यू से नहीं चलता, ये हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट से चलता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसिड्स टू इस मार्केट वैल्यू, नहीं, हम इसलिए नहीं करते कि हमारी एसिड की वैल्यू कम हो जाए, हम इसलिए करते हैं ताकि हम इसका प्रोविज़न कर पाएँ। इफ़ एडिक्वेट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज़ इनकर्ड, डेप्रिसिएशन नीड नॉट बी चार्ज, नो, डेप्रिसिएशन तो हमें हमेशा चार्ज करना है और उसके बाद ही हमारा प्रॉफिट फॉर टैक्स असरटेन करना है। आई होप कि अब आपको डेप्रिसिएशन के बारे में और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।